नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे एमपी में 12 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम से अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल रीवा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, निवाड़ी में भारी बारिश की चेतावनी, तो वहीं बाकी एमपी में हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। एमपी में बाकी है 1 महीने का मानसून और इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो बन रहे नए सिस्टम के चलते एक बार फिर से बारिश की संभावना बन रही है और कुछ संभागों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 12 से ज्यादा जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के चलते बारिश होने की संभावना। एमपी में हल्की बारिश का भी अलर्ट है। एमपी में बाकी 1 महीने हैं अभी मानसून को और इस मानसून के दौरान कई संभागों में जोरदार बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। तो खबर भोपाल से अभी आप देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश होने की वजह से किस तरीके के हालात बने हैं और एक बार फिर से मानसून दस्तक देने वाला है, क्योंकि मानसून में बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के चलते जोरदार बारिश होने का अनुमान लगाया गया है और अलर्ट इसके चलते मौसम विभाग ने जारी किया है। शहडोल रीवा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, निवाड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये कुछ आप तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश के चलते किस तरीके के हालात बने हैं वो देखिए। कई जगहों पर घर टूटकर गिर गए हैं, नदी नाले उफान पर हैं, डैम के गेट खोल दिए गए और इसके चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है। तो अभी 1 महीने मानसून बाकी है और इस 1 महीने के दौरान और बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता रंजना जुड़ गई है। रंजना, अभी भी जितनी बारिश हुई है वो काफी बताई जा रही है और देखा ये जा रहा है कि काफी परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं लोगों की। अभी 1 महीने मानसून के हैं और बारिश का अनुमान लगाया मौसम विभाग ने। जी रेणु, बिल्कुल मौसम विभाग का यही कहना है कि जिस तरीके से इस बार मानसून सक्रिय है, तो मानसून की विदाई होने से पहले तक जो लगातार बारिश का सिलसिला है वो मध्य प्रदेश भर में जारी रहेगा। और मौसम विभाग ने कहा था कि 2 से 3 दिनों तक जिस तरीके से भारी बारिश हुई प्रदेश भर में, उससे थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिलेगी। हल्की सी राहत 1 से 2 दिनों तक लोगों को जरूर मिली, लेकिन आज से एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है, जिसमें जो प्रदेश भर के रीवा संभाग है, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर संभाग और नर्मदापुरम संभागों के साथ कई जिलों में भारी बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है। और जिस तरीके से रेणु देखा जाए कि जो चंबल नदी है उसका जलस्तर फिलहाल कम नहीं हुआ है, ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो एक बार फिर से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों से जो रिपोर्ट है वो भी ले रहे हैं, हवाई दौरा भी कर रहे हैं और इसी के साथ ही लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने को लेकर अधिकारियों को जो दिशा निर्देश है वो भी जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है रेणु, वो प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों जो कि बाढ़ प्रभावित है उनके लिए और ज्यादा परेशानियां खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल, परेशानियां खड़ी कर सकते हैं और परेशानियां लगातार खड़ी कर भी रहा है। देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया है कि हवाई सर्वे करते हुए उन्होंने लोगों को काफी मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। रंजना जी रेणु, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था उनकी सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ पीड़ित है और जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में हैं फिलहाल जो जिनको सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में भेजा गया है वहां पर वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके खाने पीने के इंतजाम क्या हैं और उनको जो अगर किसी तरह से कोई परेशानियां हैं तो उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, तो यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसके बाद जैसे ही पानी कम होगा, जल भराव पूरी तरह से कम हो जाएगा, उसके बाद जिस तरीके से पुल पुलिया
जाएगा और जिनका घरों का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उनको आर्थिक सहायता राशि देने को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए रेनू तो लोगों का नुकसान हुआ है, घर टूट गए हैं, किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और जो पुल पुलिया है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ऐसे में तमाम जो पुल पुलिया है इनको दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी तरफ जिनके घरों को नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, उनका सर्वे करने के बाद जो आर्थिक सहायता राशि है वो उनको दी जाएगी। यानी एक बड़ी मदद आर्थिक सहायता राशि के जरिए लोगों की हो सकती है, क्योंकि इस बारिश के चलते लोग अपना आशियाना भी गंवा चुके हैं और बहुत ज्यादा जो आर्थिक परेशानियां हैं वो भी लोगों ने झेली है। और ऐसे में अगर फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा रेनू तो किसी बड़ी त्रासदी से लोगों के लिए कम नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही इस बारिश के चलते लोग अपने आशियाने के साथ साथ बहुत सारा जो नुकसान है वो हो चुका है लोगों का। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से दौरा किया, लोगों के साथ खड़े रहे, वो किसी ही बड़े संबल से कम नहीं था रीनू। वाकई में, और जिस तरीके का नुकसान, कई एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके खाने पीने की भी दिक्कतें हैं, सिर में छत नहीं है सिर पर, और इतना नुकसान हुआ है जो शायद उनको साल भर में भी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, और सरकार की तरफ से काफी मदद की बात भी कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का समय हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से बूथ मैनेजमेंट में जुट गए हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में बूथ मजबूत करने के लिए बनाए गए त्रिदेव के सारथी के तौर पर स्थानीय सांसद विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कुछ बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी लंबे समय से जीत दर्ज नहीं कर पा रही है, और ऐसे बूथों पर मिल रही हार के कारणों को खोजने के लिए अब त्रिदेव और स्थानीय सांसद विधायक काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा और कहा है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी के तमाम अभियान और पार्टी को मजबूत करने को लेकर जो कार्यक्रम चलाए गए उन्हें सफलता नहीं मिली है। पार्टी की त्रिदेव योजना जो है वो जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी सफलता उसने हासिल की, और लोकल बॉडी के चुनाव के जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उसमें दिखाता है कि त्रिदेव ने जिस तरीके से घर घर में जाके संपर्क किया है, संगठन को गढ़ने का काम किया है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने का काम किया है, वो एक बहुत बड़ी सफल योजना रही है। और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल नहीं हुई है वहाँ पर उसकी समीक्षा करके जिस तरीके से पूर्व में भी अलग अलग कार्यकर्ताओं को, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो प्रभारी मंत्री हों, उनको जो दायित्व दिए जाते थे उसी का एक विस्तार किया गया है। तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही है, जहाँ पर अच्छा किया है वहाँ पर उत्कृष्ट कैसे किया जा सकता है, और जहाँ पर कमी रह गई है उसमें और बेहतर कैसे हो सकता है कि जनता की संभावना और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उतर सके, उसको लेके ये एक और कदम उठाया गया है। वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। चाहे हम बूथ विस्तारक कार्यक्रम की बात करें, चाहे 100 करोड़ रुपए समर्पण निधि का जो उनका टारगेट था वो भी पूरा नहीं हो पाया था। बाद में आई त्रिदेव योजना, इसका फ़ायदा तो होना दूर की बात है, इसका नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों में इसका भारी नुकसान हुआ है। हज़ारों की संख्या में ऐसे बूथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है त्रिदेव योजना आने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। जबलपुर नगर निगम में अभी कामकाज ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है, लेकिन पार्षदों के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया है। शिकायत कांग्रेस के वर्तमान एमआईसी सदस्य और पार्षद के बीते कार्यकाल को लेकर की गई है, जिसमें पार्षद पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा के पदाधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के पूर्व पार्षद गुलाम हुसैन के खिलाफ लोकायुक्त नगर निगम और संभाग आयुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत सौंपते हुए उनकी संपत्ति की जांच करने की मांग की है। वाले शास्त्री वार्ड में गुलाम हुसैन के द्वारा पार्षद रहते हुए जो है पार्षद मद का दुरुपयोग करते हुए उसका पैसा निकाल लिया गया धरातल में, जबकि वहाँ पर कोई भी काम ऐसे हुए नहीं। जैसे रोड है, नालियाँ हैं, काफ़ी सारे ऐसे काम है कि जो वहाँ पर काम हुए नहीं, बट उन्होंने उसका पैसा नगर निगम में ठेकेदार और अधिकारियों के साथ साठ करके में निकाल लिया। हमने जो है आरटीआई के तहत जानकारी निकाली और उसके बाद पूरे बस्ती में और पूरे वार्ड में हमने वीडियोस बनवाए हैं। जनता का साफ कहना है कि हमारे यहाँ पर ये रोड का जो पैसा सैंक्शन होकर रोड बन गई और कागज़ में दर्शा दी गई है, वो रोड हमारे मोहल्ले में अभी तक बनी नहीं है, वो नालियाँ हमारे मोहल्ले में बनी नहीं।
और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा। आज रात 11 बजे ग्वालियर आएंगे सिंधिया। 27 अगस्त को मुरैना, श्योपुर, भिंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और 28 अगस्त को गुना, अशोकनगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 28 अगस्त रात 9 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सिंधिया। तो खबर ग्वालियर से है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे और आज रात 11 बजे ग्वालियर आएंगे सिंधिया, जहां पर 27 अगस्त को मुरैना, श्योपुर, भिंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और साथ ही 28 तारीख को अशोकनगर के बाढ़ग्रस्त और गुना के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे और 28 अगस्त की रात 9 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। तो आप देखिए कि अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ रहे हैं और यहां से सीधे, माफ कीजिएगा, ग्वालियर आ रहे हैं और यहां से सीधे वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगे, जहां पर लोगों की हालचाल जानेंगे, किस तरीके की परेशानियां हैं वो देखेंगे और सीधे रुक करेंगे। ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर आने वाले हैं। देखा जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे वे। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन ये जो दौरा था उनका कुछ भूमि पूजन, लोकार्पण का दौरा था। लेकिन चूंकि अभी ग्वालियर चंबल अंचल में भी बाढ़ का खतरा था और यही वजह है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रात को ग्वालियर दौरे पर आएंगे और उनके सारे कार्यक्रम जो पूर्ववत थे वो निरस्त कर दिए गए हैं और वो सिर्फ 2 दिन ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आज रात 11 बजे वो ग्वालियर पहुंचेंगे। वहां से रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह वो ग्वालियर अंचल के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों का जायजा लेंगे, नुकसान के हालातों की स्थितियों को जानेंगे। इसके बाद 28 अगस्त को सुबह से वो ग्वालियर चंबल अंचल के गुना और अशोकनगर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगे। वहां लोगों के हालचाल जानेंगे और बाढ़ से और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद 28 अगस्त की रात को ही भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे और इस दौरान संभवतः सिंधिया की सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी और इनका पहले से ही दौरा तय था, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब वे प्रमुख तौर पर जाने वाले हैं। ग्वालियर से एक खबर है, जहां पर एनजीटी ने प्रदूषण बोर्ड को दिया आदेश। ग्वालियर चंबल के अस्पतालों में पलंग की गिनती करें। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर के अस्पतालों में पलंगों की गिनती करने के आदेश दिए गए हैं। एनजीटी को बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम का पालन नहीं करने की शिकायत मिली थी। अस्पतालों से पलंग की क्षमता से कई गुना ज्यादा निकल रहा बायोमेडिकल वेस्ट है, तो वहीं लापरवाही करने वाले अस्पतालों पर गाज गिरेगी। आंकड़ों में अंचल के अस्पतालों में पलंगों की संख्या 34,306 दर्ज है। एनजीटी में 3 सदस्य कमेटी बनाकर जांच कराई गई थी। और भोपाल से खबर है, मध्य प्रदेश में अगले शिक्षा सत्र से हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। जी हां, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दिए संकेत। अगले सत्र से प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव कराए जा सकते हैं। कोरोना के चलते 3 सालों से नहीं हो सकी प्रक्रिया पूरी, हालात सामान्य होने के बाद शुरू हो सकती है प्रक्रिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के बाद शुरू हो सकती है छात्र संघ की चुनाव प्रक्रिया। अगले सत्र में कॉलेजों में छात्र संघ की प्रक्रिया शुरू कराने के संकेत दिए गए हैं। तो आप देखिए कि कोविड की वजह से जो इलेक्शन है वो टल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से देखा गया है कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं। अगले सत्र से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के बाद शुरू हो सकती है छात्र संघ की प्रक्रिया। अगले सत्र में कॉलेजों में छात्र संघ की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए गए हैं। तो कोरोना के चलते 3 सालों से ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे और अब हालात चूंकि सामान्य हो चुके हैं, सभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक बार फिर से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि इलेक्शन होंगे अगले सत्र से। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना फोन लाइन पर जुड़ गई है। रंजना, 3 सालों से चुनाव नहीं हो पा रहे थे, प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी और अब देखा जा रहा है कि अगले सत्र से छात्र संघ चुनाव होने की बात कही गई है।
जी रेणु, बिल्कुल मध्य प्रदेश में इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं कि अगले शिक्षा सत्र से जो छात्र संघ चुनाव है वो हो सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लंबे समय से जो छात्र संघ चुनाव है वो नहीं हुए हैं और लगातार छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर जो मांग है छात्र छात्राओं की तरफ से वो लगातार उठ रही है। जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से भी लगातार जो मांगे हैं वो की जाती रही हैं, लेकिन बीते 2 से ढाई साल का अगर का समय देखा जाए रेणु, तो कोविड संक्रमण की वजह से जो कॉलेज है वो नहीं खुले थे। लेकिन अब जबकि स्थितियां सामान्य हो गई हैं, पटरी पर जो जनजीवन है वो लौट रहा है, तो इसके बाद जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, उनका कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से पहले चर्चा की जाएगी और जिस तरीके से चर्चा के बाद जो भी निर्णय निकलेगा उसके बाद मध्य प्रदेश में अगले जो शिक्षा सत्र है उससे छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी। फिलहाल इस तरीके के संकेत हैं कि अगले सत्र से जो छात्र संघ चुनाव है वो शुरू हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। जबलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। रिक्शा चालक और दोनों बच्चों को बेहतर स्थान पर प्रशासन भेजेगा। मां के छोड़ देने के बाद रिक्शा चालक के साथ दोनों बच्चे रह रहे थे। कई बार बच्चों को गोद में लेकर रिक्शा चलाने के लिए युवक मजबूर था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बाल कल्याण समिति पहुंची और बच्चों की देखभाल करने की बात कही गई है। समाचार के माध्यम से, केबल के समाचार के माध्यम से शाम को 6 बजे मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें एक बच्चा जो है बच्चे को रिक्शे वाला लेकर, जिसका नाम राजेश था, वो एक हाथ में लेके और रिक्शे का लेके सवारी को ले रहा था, अपनी मजदूरी कर रहा था। राजेश को और उसके परिवार को समझाइश दी कि बच्चा हम जो है उसको संरक्षण दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, उसके भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और इस तरह से रोड में रहने का किसी को अधिकार नहीं है और रोड में इतना खतरनाक है, बच्ची भी साथ में है, कल को कुछ हो जाएगा तो जवाबदारी किसकी होगी। चाइल्ड लाइन ने भी बहुत समझाया, मैडम ने भी बहुत समझाया, उसकी जो नानी है उसको भी बहुत समझाया। उसके बावजूद भी वो बच्चे को संस्थागत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और जिद के मारे वो यहाँ पे रह रहा है। तो हम अग्रिम कार्रवाई करके और कलेक्टर महोदय को और उपरोक्त जो है हमारा फोरम है वहाँ पर हम इन्फॉर्म करेंगे और बच्चे का रिहैब कराएंगे। ये हमारा